गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पार्ट 2 का मानव के पाचन तंत्र की संरचना स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव के पाचन तंत्र की संरचना को बच्चों 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। इससे पिछले भाग में मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। ये है भाग 2। मानव के पाचन तंत्र की संरचना को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आहार नाल होती है और होती है सहायक पाचक ग्रंथियाँ, ठीक है ना। आहार नाल में 7 अंग होते हैं और पाचक ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो बच्चों लिखें, मानव के पाचन तंत्र की संरचना को 2 भागों में बांटा गया है। मानव के पाचन तंत्र की संरचना को 2 भागों में बांटा गया है। ए, आहार नाल, बी, सहायक पाचक ग्रंथियां, सहायक पाचक ग्रंथियां, ठीक है ना बच्चों। आहार नाल, आहार नाल के बारे में मैंने आपको कल बताया था। आहार नाल जो होती है मुख से लेकर गुदा नाल तक जाती है। इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है, ठीक है ना। इसमें विभिन्न अंग शामिल होते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आप फर्स्ट हेडिंग लगाइए आहार नाल। सबसे पहले आहार नाल की संरचना, आहार नाल को डिटेल से पढ़ते हैं। आहार नाल, आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना बच्चों। इसमें लिखें, यह मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक, यह मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है, ठीक है ना। आगे लिखें, इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है, ठीक है ना भैया। आगे लिखें, इसे पोषण नाल भी कहते हैं। इसे पोषण नाल भी कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। आगे, इसमें निम्नलिखित अंग, इसमें निम्नलिखित अंग शामिल होते हैं। इसमें निम्नलिखित अंग शामिल होते हैं, ठीक है ना बच्चों। कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया। उनको एक एक करके बारी बारी से अध्ययन करेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब पाचन तंत्र की संरचना का बच्चों चित्र बनाएंगे। चित्र से हमको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चित्र बनाएं सभी बच्चे। सबसे पहले बच्चों इस तरह मुख का निर्माण करेंगे, ठीक है ना भैया। उसके बाद इस तरह से लगभग शरीर का निर्माण कर लेंगे। इस तरह से
ठीक है ना भैया। इस तरह से शरीर का निर्माण हो गया, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों ये वाली संरचना, इस वाली संरचना को बच्चों, इस संरचना को कहते हैं तालु। क्या कहते हैं बच्चों? इस संरचना को तालु कहते हैं, तालु। तालु जो मुख गुहा को और नासा गुहा को अलग करता है, ठीक है ना बच्चों। इस भाग को कहते हैं नासिका और इस भाग को कहते हैं नासिका गुहा। नासिका के अंदर की जो गुहा है इसको कहते हैं नासिका गुहा, ठीक है ना बच्चों। इस संरचना को कहते हैं मुख और इस संरचना को कहते हैं मुख गुहा। मुख गुहा या मुख गुहिका एक ही बात है, ठीक है ना बच्चों। मुख गुहा, देखो ये मुख होता है, मुख के अंदर की जो कैविटी होती है, गुफा होती है, उसको क्या कहते हैं? मुख गुहा। ये नासिका होती है, ठीक है ना, इसको कहते हैं नासिका गुहा। नासिका गुहा और मुख गुहा को एक संरचना पृथक करती है जिसको कहते हैं तालु। क्या कहते हैं बच्चों? इसको तालु, ठीक है ना। उसके बाद में बच्चों यहाँ से एक नली निकलती है, इस तरह से नली आप लोग निकाल दीजिए। इस नली को कहते हैं बच्चों ग्रास नली, या इसको कभी कभी ग्रसिका भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं भैया? ग्रसिका भी इसको कह देते हैं, ठीक है ना। इस वाली संरचना को ये वाली संरचना जो होती है इसको कहते हैं हम ग्रसनी। क्या कहते हैं भैया? इसको ग्रसनी, ठीक है ना। ग्रसनी ग्रसिका में बच्चों अंतर होता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं ग्रसनी। ये जो ग्रसनी वाला भाग है ये मुख के लिए भी कॉमन होता है और नासिका के लिए भी कॉमन होता है। मतलब वायु भी इस भाग में आती है और भोजन भी इस भाग में आता है, ठीक है ना। इस वाले भाग को, ग्रसनी के इस वाले भाग को कहते हैं बच्चों नासा ग्रसनी। नासा ग्रसनी जो होती है नासा गुहा से होकर बनती है, इसको कहते हैं नासा ग्रसनी, ठीक है ना भैया। और इस वाले भाग को कहते हैं बच्चों मुख ग्रसनी। क्या कहते हैं इस वाले भाग को भैया? मुख ग्रसनी कहते हैं। मुख ग्रसनी इस वाले भाग को कहते हैं, क्योंकि ये वाली जो ग्रसनी वाला भाग है, ये वाला पूरा, ये मुख गुहा के पास है, इसलिए इसको मुख ग्रसनी कह दिया, इसको नासा गुहा कह दिया, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चों एक नली और पाई जाती है जिसको हम श्वास नली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वास नली। और श्वास नली के इस वाले भाग पर स्वर यंत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? स्वर यंत्र, या स्वर यंत्रों को हम कंठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्वर यंत्रों को हम कंठ भी कहते हैं। इसलिए ग्रसनी के इस वाले भाग को बच्चों हम कंठ ग्रसनी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कंठ ग्रसनी कह देते हैं, ठीक है ना। स्वर यंत्र मतलब कंठ, ये वाला भाग हो गया ग्रसनी का, ये वाला भाग कंठ की तरफ होता है, इसलिए इस भाग को क्या कहते हैं? कंठ ग्रसनी कह देते हैं। इस तरह से ग्रसनी बच्चों 3 प्रकार की होती है। नासा ग्रसनी हो गया, मुख ग्रसनी हो गया और कंठ ग्रसनी हो गया, ठीक है ना बच्चों। ये श्वास नली होती है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? श्वास नली। श्वास नली इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं ग्रास नली। भोजन श्वास नली में वायु प्रवेश करती है और इस ग्रास नली में बच्चों भोजन प्रवेश करता है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है, भोजन जो है श्वास नली में प्रवेश कर जाता है, ठीक है ना, जिससे हमको हानि हो सकती है, ठीक है ना। इस समस्या से बचने के लिए यहाँ पर ग्रास नली के इस भाग पर एक पल्ला होता है। ग्रास नली के इस भाग पर एक पल्ला होता है, एक मांसपेशियों से बनी संरचना होती है। जब हम भोजन करते हैं तो ये इधर की तरफ श्वास नली को ढक लेता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं बच्चों एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं बच्चों? इसको एपिग्लोटिस इसको कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ इसको लिख सकते हैं एपिग्लोटिस। चलो मैं यूँ बना दूँ इसको क्या कहते हैं भैया?
एपिग्लोटिस, इसको घाटी या ढक्कन या पल्ला, या फिर एक शब्द में कह देते हैं एपिग्लोटिस, इसको कह देते हैं एपिग्लोटिस हो गया। ठीक है ना भैया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। श्वास नली जो होती है, श्वास नली में बच्चों सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। ये सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, ये उपास्थि के बने होते हैं। अब उपास्थि क्या होती है बच्चों? हड्डियों से कम मजबूत संरचना होती है, जिसको उपास्थि कहते हैं। सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, ग्रास नली में भी पाए जाते हैं, श्वास नली में पाए जाते हैं। ये बच्चों क्यों आते हैं, क्यों पाए जाते हैं? पहली बात तो ये ग्रास नली को चिपकने से रोकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात ये है, ये उपास्थि जो होती है, उपास्थि के बने छल्ले जो होते हैं इस तरह के होते हैं, ठीक है ना बच्चों, इस तरह के सी आकार के, ठीक है ना पूरे। अब ये छल्ले जो होते हैं संकुचन करते रहते हैं, ठीक है ना, जिससे श्वास नली पिचकती रहती है, फूलती रहती है, पिचकती रहती है, फूलती रहती है, जिससे भोजन क्या है, नीचे की तरफ उतर जाता है, ठीक है ना। आगे श्वास नली जो होती है, ये जो ग्रास नली होती है, ये बच्चों ग्रसिका में जाकर वो आमाशय में जाकर खुलती है। कहाँ पे जाकर खुलती है भैया? आमाशय में जाकर खुलती है। इस वाली संरचना को कहते हैं आमाशय। क्या कहते हैं बच्चों? आमाशय कहते हैं इस संरचना को, ठीक है ना। स्टोमक, पेट भी कह देते हैं। यहाँ पर बच्चों एक संरचना और पाई जाती है, इस तरह की संरचना होती है बच्चों, इस तरह की ये संरचना होती है, ठीक है ना भैया। इस तरह की ये संरचना यहाँ पर पाई जाती है। इस संरचना को बच्चों यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं इस संरचना को, ठीक है ना भैया। यकृत जो होता है, हमको ऐसा प्रतीत होता है कि दो भागों में बटा हुआ है, दो पिंडों में बटा हुआ है, ऐसा हमको प्रतीत होता है। इस संरचना को बच्चों हम यकृत कह देते हैं, यकृत ग्रंथि कह देते हैं, ठीक है ना। यकृत जो होता है बच्चों पित्त रस को स्रावित करता है। यहाँ से एक नली निकली हुई होती है और यहाँ पे इस तरह की थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। इस थैलीनुमा संरचना को बच्चों पित्ताशय कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्ताशय, पित्ताशय कहते हैं। जो यकृत पित्तरस को स्रावित करता है, पित्तरस बनाता है, वो यहाँ से निकलकर इस पित्ताशय में, या गाल ब्लैडर भी इसको कहते हैं, यहाँ पर संरचित रहता है, ठीक है ना। तो पित्तरस कहाँ पे संरचित रहता है? एक नंबर का क्वेश्चन आता है, कहाँ संरचित रहता है बच्चों? पित्ताशय में संरचित रहता है। ये नली जाती है, वापस इस आहार नाल से मिल जाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद बच्चों छोटी आंत प्रारंभ हो जाती है। ये छोटी आंत है बच्चों, देखो ये वाली छोटी आंत, इस तरह से छोटी आंत यहाँ से प्रारंभ हो जाती है, ठीक है ना भैया। छोटी आंत ये बन गई। छोटी आंत जो होती है बच्चों, इसके भी 3 भाग होते हैं, ठीक है ना, बताएंगे अभी। छोटी आंत जो होती है पहले अंधनाल में खुलती है, और अंधनाल जो होती है वो ये बड़ी आंत में खुल जाती है। इसको बच्चों कहते हैं बड़ी आंत। देखो इस तरह की संरचना को, बड़ी आंत की संरचना लगभग यू आकार की होती है, ठीक है ना। बड़ी आंत की संरचना लगभग यू आकार की होती है, और इस भाग को कह देते हैं बच्चों मलाशय। इस वाले भाग को क्या कहते हैं भैया? मलाशय कहते हैं, जहाँ पर मल एकत्रित होता है। इसको कह देते हैं गुदा। क्या कहते हैं? गुदा नाल या मलद्वार भी इसको अपन कभी कभी कह देते हैं, ठीक है ना। इस वाली संरचना को बच्चों हम कहते हैं छोटी आंत। इस वाली संरचना को क्या कहते हैं भैया? छोटी आंत कहते हैं, ठीक है ना, छोटी आंत। और इस वाली संरचना को बच्चों हम कहते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत इसको कह देते हैं। छोटी आंत के बच्चों 3 भाग होते हैं। शुरुआती भाग, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग, इस वाले भाग को ग्रहणी कहते हैं। और ये बीच वाला भाग, इस वाले भाग को कहते हैं अग्र क्षुद्रांत, और इस वाले भाग को कहते हैं क्षुद्रांत, ठीक है ना। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए बच्चों, छोटी आंत के 3, चलो बाद में लिखा देंगे। उसके बाद छोटी आंत होती है, ये अंधनाल में खुल जाती है, बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत के 4 भाग होते हैं, ठीक है ना। अंधनाल हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। बड़ी आंत के इस वाले भाग को कहते हैं अनुदैर्घ्य बड़ी आंत, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ बड़ी आंत, ठीक है ना। एक ये वाला भाग होता है, एक ये वाला भाग होता है। इसको आगे डिटेल से अपन करवा देंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग चित्र बनाइए पाचन तंत्र की संरचना का, ठीक है ना। चित्र बनाने के पश्चात तो ये बच्चों मुख हो गया, ठीक है ना, पहला।
ये मुख हो गया पहला भाग। दूसरा भाग क्या हो गया? ग्रसनी। तीसरा भाग हो गया ग्रासनली। चौथा भाग जो हो गया आमाशय। आमाशय के भी बच्चों 3 भाग होते हैं। ये ऊपरी वाला भाग होता है, ये निचला वाला भाग होता है, एक मध्य वाला भाग होता है। इसको भी अपन कराएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों एक और संरचना पाई जाती है, इस तरह से एक संरचना पाई जाती है। इस संरचना को बच्चों हम कह देते हैं अग्नाशय ग्रंथि। क्या कहते हैं? अग्नाशय ग्रंथि इसको कह देते हैं, अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है ना। और आहरनाल का ये वाला बच्चों 5वां भाग हो गया छोटी आंत, ये 6वां वाला भाग हो गया, और ये 7वां वाला भाग हो गया गुदा वाला, ठीक है ना। पाचन ग्रंथियाँ, सहायक पाचन ग्रंथियाँ बच्चों 3 होती हैं। मुख में पाई जाती हैं लार ग्रंथियाँ। मुख में बच्चों क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो इनको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ बच्चों इनको अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्रंथि कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। ए, ये दूसरी ग्रंथि बी, और ये तीसरी ग्रंथि सी। इस तरह से ये ग्रंथि होती है। इनका अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है ना बच्चों। वीडियो को रोककर, वीडियो को पॉज करके आप चित्र बनाइए, आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों सबसे पहले बात करेंगे, देखो बच्चों इसको एक चित्र को समझते हैं। सबसे पहले मुख द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है, ठीक है ना। मुख द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है, ठीक है ना। मुख एक अणु प्रस्थ, अणुओं को प्रवेश कराने वाली एक संरचना होती है जो 2 मांसल होठों से घिरी रहती है, ठीक है ना। उसके बाद भोजन मुख कुआं में चला जाता है। मुख कुआं में क्या होता है बच्चों? भोजन को दांतों के द्वारा चबाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर लार ग्रंथियाँ भी होती हैं, लार ग्रंथियाँ भी होती है जो लार को स्रावित करती है। इसमें एक जीभ भी पाई जाती है, मांसपेशियों की बनी एक संरचना जीभ भी पाई जाती है। जीभ के द्वारा बच्चों भोजन में लार को मिला दिया जाता है, ठीक है ना। उसके पश्चात बच्चों भोजन मुख ग्रसनी से होते हुए ग्रसनी में आता है। ग्रसनी के बाद भोजन श्वास नली में प्रवेश कर जाता है, ठीक है ना। श्वास नली लगभग 25 सेंटीमीटर एक नली होती है, 25 सेंटीमीटर की नली होती है बच्चों लगभग ये, ठीक है ना। इसमें सी आकार के छल्ले होते हैं, लगातार ये संकुचित होती रहती है, जिससे भोजन नीचे उतरकर कहाँ पे प्रवेश कर जाता है? आमाशय में प्रवेश कर जाता है, ठीक है ना। आमाशय में विभिन्न प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, अम्ल भी स्रावित होते हैं, ठीक है ना। आमाशय के भी 3 भाग होते हैं, बाद में कराएंगे इनको। उसके बाद भोजन जो है आमाशय से होता हुआ बच्चों कहाँ प्रवेश कर जाता है? छोटी आंत के पहले भाग में प्रवेश कर जाता है, जिसको ग्रहणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहणी। अब ग्रहणी में बच्चों क्या होता है? भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। क्यों? अग्नाशय ग्रंथि से जो एंजाइम निकल के आते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं ग्रहणी में। पित्तरस निकल के आता है वो भी यहाँ पर आता है ग्रहणी में, ठीक है ना। इनके द्वारा भोजन का पाचन होता है। और जो खुद ये ग्रहणी होती है, ये खुद भी अनेक प्रकार के लगभग 6 प्रकार के एंजाइम स्रावित करती है। तो इनके द्वारा भी भोजन पाचन होता है, भोजन का पाचन होता है। तो लगभग संपूर्ण भोजन का पाचन छोटी आंत के इसी भाग में हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद पचित भोजन पच जाता है, ठीक है ना। आगे पचित भोजन यहाँ प्रवेश करता है छोटी आंत के मध्य भाग में, जिसको अग्र क्षुद्रांत कहते हैं। वो पचित भोजन में जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, अग्र क्षुद्रांत में दीर्घ रोम पाए जाते हैं, ठीक है ना। दीर्घ रोम क्या होते हैं इनके बारे में बताएंगे। दीर्घ रोमों के द्वारा पचित भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है और रक्त में प्रवाहित कर दिया जाता है। उसके बाद भोजन अग्र क्षुद्रांत में आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी भोजन के कुछ भाग का अवशोषण हो जाता है। उसके बाद भोजन बड़ी आंत में आ जाता है, ठीक है ना। बड़ी आंत में क्या होता है? भोजन में पानी का भोजन में से पानी को अवशोषित नहीं किया छोटी आंत ने, और लवणों को अवशोषित नहीं किया। तो बड़ी आंत में क्या होता है? भोजन पानी एवं लवणों को अवशोषित किया जाता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है? भोजन एक सूखी लेई के समान बन जाता है, जिसको मलाशय में इकट्ठा कर दिया जाता है, और बाद में गुदा नाल के द्वारा भोजन को मल को त्याग दिया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार हम एक एक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए बच्चों मुख के बारे में लिखेंगे। मुख क्या होती है बच्चों? एक दरारनुमा संरचना होती है, ठीक है ना। अणुओं को प्रवेश कराने वाली, इसको कह सकते हैं अणु प्रक्षय दरारनुमा संरचना। 2 होठों से घिरी रहती है, ठीक है ना।
हेडिंग डालें बच्चों एक, मुख, ठीक है ना, MOUTH, माउथ। इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, यह एक अणुप्रस्य दरारनुमा संरचना होती है, दरारनुमा संरचना होती है। यह एक दरारनुमा संरचना होती है अणु, जो दो मांसल होठों से, जो दो मांसल, मांसल मतलब होता है स्पंजी, ठीक है ना, मुलायम, जो दो मांसल होठों से घिरी रहती है, दो मांसल होठों से घिरी रहती है। और बच्चों मुख में क्या पाया जाता है, दांत पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो अब ये मुख जो होता है बच्चों, आगे मुख गुहा में खुलता है, आगे लिखे मुख अंदर की ओर मुख गुहा में खुलता है, मुख गुहा में खुलता है, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है बच्चों, जबड़े होते हैं, क्या होते हैं, जबड़े होते हैं, तथा प्रत्येक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं, 16 दांत पाए जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। 32 दांत पाए जाते हैं, 16 दांत पाए जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। आप में 32 दांत नहीं होते, दांत कुछ दांत जो होते हैं ज़्यादा उम्र होने पर आते हैं, ठीक है ना। आपके तो लगभग 27-28 दांत ही होंगे, ठीक है ना। आगे लिखें बच्चों, एवं एक मांसपेशियों से, एवं एक मांसपेशियों से बनी संरचना पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जिसे जीभ कहते हैं, टंग, ठीक है ना, टंग या क्या कहते हैं इसको, जीभ कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद क्या किया जाता है, मुख गुहा के बाद भोजन जो है मुख ग्रसनी के द्वारा होता हुआ ग्रसनी में प्रवेश कर जाता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा कौन सा भाग आता है बच्चों, दूसरा भाग आता है बच्चों ग्रसनी। कौन सा भाग आता है, ग्रसनी। लिखें बच्चों ग्रसनी, हेडिंग लगाएं ग्रसनी। हाँ तो बच्चों लिखें, मुख गुहिका जो होती है ग्रसनली में खुलती है, ठीक है ना। ग्रसनी जो होती है एक कुप्पीनुमा संरचना होती है, ठीक है ना, इस तरह की कुप्पीनुमा संरचना होती है, ठीक है ना। जो भोजन एवं ग्रसनी पीछे की ओर जो होती है ग्रासनली में खुलती है। ग्रसनी बच्चों किस में खुलती है बच्चों, चित्र को देखकर इस संरचना का आप अध्ययन करें, साथ साथ चित्र को भी देखते जाएं, ठीक है ना। ग्रसनी किस में प्रवेश करेगी, ग्रासनली में खुलेगी, ठीक है ना। ग्रसनी के 3 भाग होते हैं, मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी, कंठ ग्रसनी, यही मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। उसके बाद ये ग्रासनली होती है, यह लगभग 25 सेंटीमीटर नली होती है। ग्रासनली जो होती है वो ग्रसनी को आमाशय से मिलाती है, ठीक है ना। यह ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचती है, यह भोजन को क्रमांकुंचन गति द्वारा आमाशय तक पहुंचाती है। अच्छा, सी आकार के छल्ले होते हैं बच्चों, इसी कार्य को करते हैं, ठीक है ना। साथ में ग्रासनली को पिचकने से भी रोकते हैं, मैंने लिखाया नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। ग्रासनली के शीर्ष भाग पर एक पल्ला होता है, मैंने आपको बताया था, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, ठीक है ना बच्चों। इसको स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोककर आप इसको नोट कर लें, ठीक है ना। आगे चलते हैं।
आगे बच्चों पढ़ते हैं आमाशय के बारे में, ठीक है ना। आमाशय, आप चित्र को देखते रहिए। आमाशय जो होती है, आमाशय जो होता है जे आकार की पेशियों से बनी संरचना होती है, ठीक है। लगभग इसका आकार जे होता है, ठीक है ना। तथा यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। बच्चों क्वेश्चन आता है आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है, वो आमाशय होता है, ठीक है ना। इसको हम पेट भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है ना बच्चों। आमाशय का जो ऊपर वाला भाग होता है, ठीक है ना, जिसको बायां बड़ा भाग भी कहते हैं, इसको अपन कहते हैं बच्चों कार्डियक वाला भाग, ठीक है ना। जहां से ग्रसिका जो होती है आमाशय में प्रवेश करती है, ठीक है ना बच्चों। देखते हैं बच्चों, चित्र के माध्यम से देखते हैं। देखो बच्चों, ये लगभग जे आकार की संरचना होती है, ठीक है ना भैया। ये इसको आमाशय कह रहे हैं अपन, ठीक है ना। इस वाले भाग को कहते हैं बच्चों, इसको तो बच्चों ये ग्रसिका कह दिया हमने, ठीक है ना। इसको कहेंगे अपन कार्डियक भाग। कौन सा भाग कहेंगे, कार्डियक, ठीक है ना। जहां से ग्रसिका जो होती है आमाशय में प्रवेश करती है, ठीक है ना बच्चों। यहां पर एक अवरोधनी भी पाई जाती है, ठीक है। यहां पर क्या पाई जाती है बच्चों, एक अवरोधनी भी पाई जाती है। इस अवरोधनी को कहते हैं ग्रास नलिका अवरोधनी। ये क्या करती है, भोजन आ गया आमाशय में, ठीक है ना। आमाशय में बच्चों अम्ल का स्रावित होता है, HCl अम्ल स्रावित होता है भोजन आमाशय में। वो HCl अम्ल जो है भोजन में मिल जाता है, तो भोजन भी अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। ये अवरोधनी क्या करती है, भोजन को, अम्लीय भोजन को ग्रसिका में उल्टा जाने से रोकती है, ठीक है। कभी कभी बच्चों ऐसा होता है, हमको पलटी हो जाती है। पलटी होने का क्या मतलब है, ये जो अवरोधनी है ये वाली, ठीक है ना, ये वाली अवरोधनी कार्य नहीं करती है या फिर खुल जाती है, जिससे क्या होता है पेट में से, आमाशय में से भोजन निकल जाता है, जिसको हम कहते हैं उल्टी आना, ठीक है ना। अगला, इस वाले भाग को कहते हैं फंडस वाला भाग, फंडस वाला भाग। मध्य जो भाग होता है, ये मध्य की संरचना होती है, फंडस वाला भाग, ठीक है ना। इस वाले भाग को बच्चों हम कहते हैं जठर निर्गमी भाग। आमाशय में HCl अम्ल को स्रावित होता है और आमाशय में, आमाशय की दीवारों के द्वारा जठर रस भी स्रावित होता है, ठीक है ना। जठर रस जो होता है भोजन में मिल जाता है, ठीक है ना। अब इस भोजन को अपन जठर भोजन कहेंगे, ठीक है ना। ये जठर युक्त भोजन जो है यहाँ से निकलकर छोटी आंत में जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इस वाले भाग को कहते हैं जठर निर्गमी भाग, ठीक है ना। यहाँ पर भी एक अवरोधनी पाई जाती है, जिसको कहते हैं जठर निर्गमी अवरोधनी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। कितना जठर या कितना भोजन आमाशय से छोटी आंत में जाएगा, इसको नियंत्रित करती है, ठीक है ना, ये वाली अवरोधनी, ठीक है ना। देखो ये वो कार्डियक भाग, ठीक है ना। ये आमाशय का बायां बड़ा भाग होता है, जहां से ग्रसिका आमाशय में प्रवेश करती है। देखो आमाशय में प्रवेश कर रही है। फंडस ये मध्य की संरचना होती है, ठीक है ना। जठर निर्गमी भाग, यह आमाशय का दायां छोटा भाग होता है, जहां से आमाशय छोटी आंत से जुड़ा होता है। आमाशय में 2 अवरोधनी या संकोचक पाई जाती हैं। अवरोधनी या संकोचक का बच्चों कार्य आ जाता है कभी कभी 1 नंबर का, ठीक है ना। इनका कार्य हम लिखा देंगे, ठीक है। तो इसको नोट करें बच्चों, आप लोग इसको नोट करें, ठीक है ना। नोट करने के बाद बच्चों, नोट करने के बाद अवरोधनियों के बारे में लिखाते हैं, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लें। और अवरोधनी, कितने प्रकार की अवरोधनी होती है बच्चों, 2 प्रकार की अवरोधनी होती हैं, ठीक है ना। पहली अवरोधनी लिखें, पहली अवरोधनी कौन सी होती है, ग्रास नलिका अवरोधनी। ग्रास नलिका अवरोधनी, अवरोधनी, ठीक है ना। इसका कार्य क्या होता है लिखे हैं, यह भोजन को, यह अम्लीय भोजन को, यह अम्लीय भोजन को ग्रास नली में जाने से रोकती है। ग्रास नली में जाने से रोकती है, ठीक है ना। दूसरी अवरोधनी होती है बच्चों जठर निर्गमीय अवरोधनी। जठर निर्गमीय अवरोधनी,
ये दूसरी अवरोधनी होती है, ठीक है ना। इसका कार्य क्या होता है बच्चों, यह आमाशय से छोटी आंत में, यह आमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत में भोजन को या ऐसे लिखें भोजन के निकास को नियंत्रित करती है, ठीक है ना। कितना भोजन जाएगा उसको वो नियंत्रित करेगी, नियंत्रित करती है, ठीक है ना बच्चों। चित्र को देखते जाइए और संरचना का अध्ययन करते जाइए, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अगला कौन सा भाग आएगा बच्चों, छोटी आंत, ठीक है ना। छोटी आंत को पढ़ते हैं। छोटी आंत, हेडिंग लगाइए 5वीं छोटी आंत। हाँ तो बच्चों छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं। लगभग आप चित्र को देखिए बच्चों, लगभग मैंने इस तरह की संरचना आपको बताई थी। यहाँ से आमाशय से बच्चों ये छोटी आंत होती है, ठीक है ना। छोटी आंत इसको कहते हैं हम। छोटी आंत के बच्चों 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है ग्रहणी, ठीक है ना। इस ग्रहणी में सबसे पहले भोजन आता है, ठीक है ना। ग्रहणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, अग्र क्षुद्रांत में। उसके बाद कहाँ जाता है, क्षुद्रांत में, ठीक है ना। तो छोटी आंत जो होती है पाचन तंत्र का मुख्य भाग होता है। सर्वाधिक पाचन भोजन का छोटी आंत में होता है, ठीक है ना। और पचित भोजन का अपशोषण भी सर्वाधिक यहाँ पे होता है, छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत, ठीक है ना बच्चों। इस वाले भाग में ग्रहणी में बच्चों यकृत से पित्तरस भी आता है, चित्र को देखते जाइए आप लोग। और अग्न्याशय ग्रंथि से यहाँ पर एंजाइम भी आते हैं इस वाले ग्रहणी वाले भाग में, ठीक है ना। और ग्रहणी की जो ये दीवार होती है ये भी बच्चों विभिन्न पाचक एंजाइमों को स्रावित करती है। तो सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन जो होता है इसी भाग में होता है, ग्रहणी वाले भाग में होता है, ठीक है ना। भोजन का पाचन हो गया यहाँ पे सर्वाधिक। अब पचित भोजन बच्चों अग्र क्षुद्रांत में आता है। अग्र क्षुद्रांत में ये रोमनुमा संरचना होती है, दीर्घ रोम कहते हैं इनको। क्या कहते हैं भैया, इनको दीर्घ रोम कहते हैं। ये क्या करते हैं, दीर्घ रोम जो होते हैं कुछ कार्य नहीं करते बच्चों, ये अवशोषण क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसे रोम संरचना हो जाएंगी तो रोम की दीवार का ये क्षेत्रफल है, ये अवशोषित करता है पचित भोजन को, तो अवशोषण क्षेत्रफल बढ़ाने का कार्य करती है। तो भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है बच्चों, अग्र क्षुद्रांत में होता है, ठीक है ना। और थोड़े बहुत भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत में भी हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे बच्चों आप सभी लोग, ठीक है ना। इसमें लिखें बच्चों। हाँ तो बच्चों ये छोटी आंत के बच्चों 3 भाग होते हैं, ग्रहणी होता हो गया। यह बच्चों छोटी आंत जो होती है पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग होती है। भोजन का सर्वाधिक पाचन और एवं अवशोषण, ऐसे 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण कहाँ होता है बच्चों, छोटी आंत में होता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, वो होता है ग्रहणी में, और अवशोषण कहाँ होता है, वो होता है अग्र क्षुद्रांत में, ठीक है ना बच्चों। अगर बच्चों अग्र क्षुद्रांत में क्या होता है, आंतरीय कोशिकाएं पाई जाती हैं, आंतरिक कोशिकाएं जिनको एंट्रोसाइट या दीर्घ रोम कहते हैं, ठीक है ना। ये पचित भोजन का अवशोषण करती हैं। इनसे भी बच्चों कुछ भोजन के अंग होते हैं, कुछ भोजन के पचित भाग होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो इनको अवशोषित नहीं कर सकते अग्र क्षुद्रांत, तो वो क्षुद्रांत के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। जैसे पित्त लवण हो गया, विटामिन हो गया। यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, इसमें उन पोषक तत्वों का अवशोषण होता है जो अग्र क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित नहीं हो पाते, जैसे पित्त लवण हो गया, विटामिन हो गया, ठीक है ना बच्चों। ये छोटी आंत की स्थिति है, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं बच्चों बड़ी आंत के बारे में, ठीक है ना। इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं बच्चों बड़ी आंत के बारे में, ठीक है ना। ये बच्चों छोटी आंत थी, ये वाली देखो यहाँ से प्रारंभ हो रही थी, ये वाली लगभग हमने छोटी आंत बताई थी, ठीक है ना। ये छोटी आंत थी, ठीक है ना। अब छोटी आंत जो होती है वो बच्चों बड़ी आंत में खुलती है, ठीक है ना। बड़ी आंत के इस वाले भाग को बच्चों कहते हैं अंधनाल। क्या कहते हैं भैया, अंधनाल कहते हैं इस वाले भाग को,
ठीक है ना। बड़ी आंत के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक तो अंधनाल होता है और एक होता है बृहदांत्र। इस वाले भाग को बच्चों कहते हैं अंधनाल, ठीक है ना। देखो इस वाले भाग को एक मिनट दोबारा से बता देते हैं, इस वाले भाग को बच्चों अंधनाल कहते हैं, देखो इस वाले भाग को, ठीक है ना। और ये वाला भाग है यहाँ से जो प्रारंभ हो रहा है, ये वाला भाग, इस पूरे भाग को बच्चों अपन कहते हैं बृहदांत। क्या कहते हैं बच्चों इस वाले पूरे भाग को? इस पूरे भाग को कहते हैं अपन बृहदांत कहते हैं, बृहदांत समझ लीजिए बच्चों, पहले बी हो गया बृहदांत, ठीक है ना भैया। अब जो बृहदांत जो होती है बच्चों वो 4 भागों में बटी रहती है लगभग। देखो सबसे पहले छोटी आंत का कार्य देखते हैं। छोटी आंत यहाँ से स्टार्ट होती है, सॉरी बड़ी आंत यहाँ से स्टार्ट होती है, ये यहाँ तक जाती है, ठीक है ना बच्चों। लगभग 1.5 मीटर कितनी होती है बच्चों? लगभग 1.5 मीटर लंबी नली होती है, यहाँ से यहाँ तक पूरी 1.5 मीटर लंबी नली होती है, ठीक है ना। इसमें बच्चों जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? इसमें जीवाणु पाए जाते हैं। ई कोलाई, ई कोलाई, ई का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे एसुरिया। एसुरिया कोई किताब में लिखा हुआ है, किसी किताब में लिखा हुआ है एस्चेरिया, एस्चेरिया, ठीक है। ई का मतलब होता है एस्चेरिया। ये वंश होता है, ठीक है ना। क्या होता है? ये कोलाई जो होती है जीवाणु की जाति होती है, और ये ई कोलाई, ये ई जो होता है एसुरिया या एस्चेरिया, ये क्या होती है? वंश होता है, और ये क्या होती है? जाति होती है। तो कुल मिला कहने का मतलब है जीवाणु पाए जाते हैं बड़ी आंत में, कौन से? ई कोलाई। ये क्या कार्य करते हैं बच्चों? छोटी आंत के द्वारा कुछ भोजन का पाचन नहीं होता है, ये क्या करते हैं? ई कोलाई जीवाणु वह भोजन बड़ी आंत में जब आ जाता है उसको सड़ाते हैं, उसका किण्वन करते हैं। क्या करते हैं? उसका किण्वन करते हैं, ठीक है ना। और बड़ी आंत क्या कार्य करती है बच्चों? पानी जो जल होता है और लवण होते हैं, खनिज लवण होते हैं, अत्यधिक मात्रा में बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद भोजन में क्या है? कुछ मात्रा में पानी रह जाता है, मतलब भोजन सूखी लेही के समान बन जाता है, ठीक है ना। उसको अपन मल कहते हैं, मल को मलाशय में इकट्ठा कर दिया जाता है, इसको कहते हैं बच्चों मलाशय, ठीक है ना। और इसे कहते हैं गुदा, गुदा नाल द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा, बृहदांत बच्चों इस वाली संरचना को यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस वाली संरचना को कहते हैं बृहदांत, ठीक है ना। बृहदांत के बच्चों भाग होते हैं, इस वाले भाग को अपन कहते हैं आरोही बृहदांत। क्या कहते हैं बच्चों? आरोही बृहदांत कहते हैं इस वाले भाग को, आरोही बृहदांत कहते हैं, ठीक है ना भैया। इस वाले भाग को कहते हैं बच्चों, इस वाले भाग को अनुप्रस्थ बृहदांत। क्या कहते हैं भैया? अनुप्रस्थ बृहदांत कहते हैं, बृहदांत कहते हैं, ठीक है ना। इस वाले भाग को, ये वाला भाग बच्चों लगभग इस तरह का होता है, ठीक है। देखो इस तरह का होता है लगभग सिग्मा के आकार का, सिग्मा ऐसे बनता है, चल ठीक है ना। इसको कहते हैं यहाँ से यहाँ तक, इस वाले भाग को तो कहते हैं बच्चों अपन अवरोही बृहदांत कह देते हैं, ठीक है ना, अवरोही बृहदांत। ये वाला भाग जो होता है छोटा सा भाग, देखो ये वाला, ये सिग्मा के आकार का होता है, इसको कहते हैं सिग्मोइड बृहदांत। क्या कहते हैं इसको? सिग्मोइड बृहदांत कहते हैं बच्चों, इसको सिग्मोइड बृहदांत कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मलाशय आ जाता है। तो बच्चों बृहदांत को लगभग कितने भागों में बांटा गया है? 1 2 3 4, 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है? आरोही बृहदांत। दूसरा भाग कौन सा है? अवरोही अनुप्रस्थ बृहदांत। तीसरा अवरोही बृहदांत, और चौथा है सिग्माकार या सिग्मोइड बृहदांत, ठीक है ना। अच्छा, ये जो भाग होता है आरोही बृहदांत, इसकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर होती है, और अनुप्रस्थ वाले की लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, और अवरोही बृहदांत की लगभग होती है 50 सेंटीमीटर, और इसकी होती है लगभग 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इनकी लंबाई भी आपको दी हुई है, ठीक है ना। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? इस वाले भाग को बच्चों कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं, या इसको कहते हैं परिशोषिका। क्या कहते हैं इसको? परिशोषिका कहते हैं। ये बच्चों अनावश्यक अंग है, अवशेषीय अंग है मानव में एक तरह से। कभी कभी भोजन क्या होता है यहाँ से निकलकर इसमें इकट्ठा हो जाता है, तो ये बहुत दर्द मारती है बच्चों। अपेंडिक्स का दर्द आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, अपेंडिक्स। ये इसको क्या काटना पड़ता है, कुछ कार्य नहीं करती है बच्चों, ये
बस मनुष्य में अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है, ठीक है ना। इसको कहते हैं अपेंडिक्स या परिशोषिका, इसको भी अपन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों बड़ी आंत के बारे में आप लोग लिखेंगे। तो बच्चों बड़ी आंत, ठीक है ना, ये बड़ी आंत 1.5 मीटर लंबी नलिका होती है, ठीक है ना। जीवाणु पाया जाता है इसमें, इकोलाई। जीवाणु क्या करता है, शेष अपचित भोजन को किण्वन करके, मतलब भोजन को सड़ाकर पाचन कार्य में मदद करता है, ठीक है ना। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या हो गया, जल व खनिज लवणों को अवशोषित करना। बड़ी आंत के 2 भाग होते हैं, एक तो अन्ननाल वाला भाग होता है जो क्षुद्रांत से आने वाले पचित आहार रस को अवशोषित करता है, दूसरा होता है बृहदांत। ये बृहदांत हो गया उल्टे यू आकार का, ठीक है ना। यूँ बताया था ना बच्चों, ये वाला यू से यूँ, ये वाली पूरी संरचना होती है बृहदांत। इसके 4 भाग होते हैं, आरोही, अवरोही, अनुप्रस्थ और सिग्माकार, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए। आगे चलते हैं, 7 नंबर का भाग क्या है बच्चों, मलाशय। आगे चलते हैं मलाशय पर। हाँ बच्चों मलाशय, देखो ध्यान से, हमने लगभग इस भाग को हमने मलाशय कहा था। देखो बच्चों इस भाग को लगभग हमने मलाशय कहा था, ठीक है ना। ये रहा मलाशय। मलाशय बच्चों लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना होता है, लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है ना। चौड़ा भाग होता है बच्चों, थैले के समान चौड़ा भाग होता है। किसके समान, थैले के समान ये चौड़ा भाग होता है, ठीक है ना। इसमें अपचित भोजन मतलब मल एकत्रित होता है, ठीक है ना। इसके इस वाले भाग को बच्चों कहते हैं गुदानाल। क्या कहते हैं, गुदानाल कहते हैं, ठीक है ना। और इस वाले भाग को कहते हैं बच्चों इसको गुदा या मलद्वार, गुदा या मलद्वार कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ से भोजन गुदानाल से होते हुए गुदा तक आता है, गुदा के द्वारा इसको मल को त्याग किया जाता है। मल को क्या किया जाता है बच्चों, त्याग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये मलाशय की संरचना हो जाती है, ठीक है ना। इसके बारे में लिखें बच्चों, लिखें इसके बारे में। मलाशय आहार नाल का, मलाशय आहार नाल का अंतिम भाग होता है। यह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है ना। यह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा एवं थैलेनुमा संरचना होती है। थैलेनुमा संरचना होती है, जिसमें मल एकत्रित होता है। मल एकत्रित होता है, जिसमें बच्चों क्या एकत्रित होता है भैया, मल एकत्रित होता है। इसके अंतिम भाग को गुदानाल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, गुदानाल कहते हैं। अभी बताया था ना मैंने, इसके अंतिम भाग को गुदानाल कहते हैं, ठीक है ना। आगे लिखें, आगे लिखें बच्चों। इसमें दो समवर्णी पेशियां पाई जाती हैं। अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। समवर्णी पेशियां पाई जाती हैं जो कि भोजन को उत्सर्जित करने में, जो कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में, एक ही बात है बच्चों, अपशिष्ट पदार्थ लिखेंगे, ठीक है ना। जो कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में
मदद करती हैं, मदद करती हैं। ठीक है ना बच्चों, देखो ये वाली होती हैं लगभग यहाँ पर पाई जाती हैं। देखो ये संवर्णी पेशियाँ, ठीक है ना। जब ये खुलती हैं तभी बच्चों मल बाहर निकलता है, ठीक है ना। अब ये बच्चों अपने आप नहीं खुलती हैं, ठीक है ना। जब ज़्यादा मल इकट्ठा हो जाता है तो मलाशय की दीवारों पर दबाव पड़ता है। मलाशय की दीवारों में तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती हैं, आवेगों को मस्तिष्क तक ले जाती हैं, ठीक है ना। फिर मस्तिष्क पुनः निर्देश देता है कि संवर्णी पेशियों को खोला जाए, उसके बाद मल त्याग होता है, ठीक है ना बच्चों, जो मल त्याग करने में मदद करती है, ठीक है ना बच्चों। ये तो बच्चों आहार नाल की संरचना हो गई। किसकी संरचना हो गई बच्चों, आहार नाल की संरचना हो गई। मानव के पाचन तंत्र की संरचना को हमने दो भागों में बांटा था, एक तो आहार नाल की संरचना कंप्लीट होती है, ठीक है ना। दूसरी थी बच्चों सहायक पाचक ग्रंथियाँ, ठीक है ना। बी हेडिंग लगाइए बच्चों, सहायक पाचक ग्रंथियाँ। सहायक पाचक ग्रंथियाँ बच्चों मैंने आपको 3 प्रकार की बताई थी। कितने प्रकार की बताई थी, 3 प्रकार की ग्रंथियाँ। बी हेडिंग लगाएं, सहायक पाचक ग्रंथियाँ, ठीक है ना। लिखें, ये 3 प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं बच्चों, 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लार ग्रंथि, नंबर 2 यकृत ग्रंथि, ठीक है ना। नंबर 3 अग्न्याशय ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि। ये 3 ग्रंथियां होती हैं, ठीक है ना बच्चों। हम नंबर 1 हेडिंग डालेंगे बच्चों, लार ग्रंथि हेडिंग डालेंगे, ठीक है ना बेटा। कौन सी ग्रंथि डालेंगे, लार ग्रंथि हम हेडिंग डालेंगे। देखो बच्चों, लार ग्रंथि जो होती है मुख में पाई जाती हैं, ठीक है ना। ये लार स्रावित करती हैं। लार जो होता है चिपचिपा क्षारीय तरल होता है, ठीक है। लार जो होता है चिपचिपा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है ना। श्लेष्मा होता है एक तरह से। श्लेष्मा का मतलब थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा, ठीक है ना। लार में टाइलिन या फिर एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन या फिर एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है बच्चों। ये वाला एंजाइम ये क्या करता है, भोजन में जो स्टार्च पाई जा रही है उसको माल्टोज में बदल देता है। किस में बदलता है, माल्टोज में बदलता है, ठीक है ना। तो ये इसका कार्य होता है, ठीक है ना बच्चों। अब लार ग्रंथियां बच्चों 3 प्रकार की होती हैं। कुछ ग्रंथियां गालों में पाई जाती हैं, कुछ ग्रंथियां निचले जबड़ों में पाई जाती हैं और कुछ ग्रंथियां जीभ के नीचे पाई जाती हैं, ठीक है ना। गालों में पाई जाने वाली ग्रंथियां में लार स्रावित करती हैं, निचले जबड़े में पाई जाने वाली ग्रंथि भी लार स्रावित करती है और जीभ के नीचे भी पाई जाने वाली ग्रंथि क्या करती है, लार स्रावित करती है, ठीक है ना बच्चों। तो इसके बारे में लिखें। तो हाँ तो बच्चों लिखें लार ग्रंथि, ठीक है ना। मुख में लार उत्पन्न करती हैं। लार क्या होता है, चिपचिपा क्षारीय, मतलब क्षार का मतलब होता है लार की पीएच जो होती है 7 से अधिक होती है। मैंने आपको 5 पाठ में पीएच स्केल पढ़ाया है। क्षार का मतलब है पीएच 7 से अधिक, तो लार की प्रकृति क्षारीय मतलब पीएच मान इसका क्या होता है, 7 से अधिक होता है, ठीक है ना। श्लेष्मा का मिश्रण होता है। इंपॉर्टेंट चीज़, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बच्चों, टाइलिन, ठीक है ना, या फिर इसको एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं। स्टार्च के पाचन में मदद करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, ठीक है ना। 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं बच्चों। एक तो कर्णपूर्ण ग्रंथि होती है। कर्णपूर्ण ग्रंथि का मतलब है जो गालों में पाई जाती है, ठीक है ना। दूसरी होती है अधोजंभ, मतलब निचले जबड़ों में पाई जाती है। और ग्रंथियां होती हैं अधोजिह्वा, मतलब जीभ के नीचे पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये लार ग्रंथियां बच्चों होती है। ये सभी लार ग्रंथियां जो होती हैं लार को स्रावित करती हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट मार के आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं बच्चों यकृत ग्रंथि के पास। यकृत ग्रंथि क्या होती है, दूसरे प्रकार की ग्रंथि जो होती है यकृत ग्रंथि होती है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, ठीक है ना। ध्यान से समझेंगे बच्चों इसको। बी नंबर हेडिंग डालेंगे बच्चों, यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि, यकृत ग्रंथि जो होती है बच्चों, इसको लीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया,
लीवर भी इसको कहते हैं। यकृत ग्रंथि जो होती है पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है बच्चों, ठीक है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसको देखने पर लगभग ये 2 पालियों में नज़र आती है। इसको देखने पर ये बच्चों ऐसा महसूस होता है कि ये 2 पालियों में नज़र आती है। देखो ऐसे इसको देखते हैं तो अपन ऐसा लगता है कि 2 पालियों में बटी हुई है। इसको तो कहते हैं बाईं पाली, इसको कहते हैं दाईं पाली। 2 पालियों में बटी जाती है, ठीक है ना। अब यकृत ग्रंथि जो होती है बच्चों छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बनी रहती है। छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बनी होती है बच्चों ये यकृत ग्रंथि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों। इन छोटी छोटी संरचनाओं को बच्चों कहते हैं यकृत पालिकाएं। क्या कहते हैं इनको? यकृत पालिकाएं कहते हैं। यकृत की संरचना जो होती है इन छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, जिनको यकृत पालिकाएं कहते हैं। अतः क्वेश्चन बनता है कि यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? यकृत पालिकाएं होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? यकृत पालिकाएं। इसको बच्चों इंग्लिश में कहते हैं पॉलीगोनल पिंड। क्या कहते हैं भैया? पॉलीगोनल पिंड भी इनको कहते हैं। यकृत पालिकाओं से यकृत का निर्माण होता है। यकृत का कार्य क्या होता है बच्चों? यकृत जो होता है बच्चों पित्त रस को स्रावित करता है। किसको स्रावित करता है भैया? पित्त रस को स्रावित करता है। पित्त रस, पित्त रस बच्चों यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। इसको कहते हैं पित्ताशय। क्या कहते हैं इसको? पित्ताशय कहते हैं, या फिर गाल ब्लैडर कहते हैं। इसको गाल ब्लैडर या पित्ताशय कहते हैं। यहाँ पर पित्त रस इकट्ठा रहता है, ठीक है ना भैया। यकृत जो होता है बच्चों पित्तरस का स्रावित करता है। पित्तरस का कार्य क्या होता है? पित्तरस जो होता है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा को पचा देता है बच्चों। ये पचाने का मतलब है वसा का पायसीकरण क्या कर देता है? क्या कर देता है? पायसीकरण कर देता है। वसा को पचाना क्या कहलाता है? पायसीकरण कहलाता है। वसा का जब पायसीकरण हो जाएगा किसके द्वारा होगा बच्चों? पित्त रस के द्वारा होगा। तो यहाँ पे हमको पायसीकृत वसा प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी भैया? पायसीकृत वसा प्राप्त हो जाएगी। अर्थात वसा की मोटी गोलिका होती है, पायसीकृत वसा हो जाएगी तो वसा जो है छोटी छोटी गोलिकाओं में विभक्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो इनको कह सकते हैं वसा की छोटी छोटी गोलिकाएं। वसा की छोटी छोटी क्या कह सकते हैं बच्चों? गोलिकाएं कह सकते हैं। तो वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? पित्त लवण के द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने योग्य बात है, ठीक है ना। तो यकृत जो होती है, यकृत जो होता है पित्त रस का स्रावित करता है, जो कहाँ पे? पित्ताशय में इकट्ठा होता है। पित्ताशय, पित्त रस का क्या कार्य होता है? वसा का पायसीकरण करना, वसा को पचाना, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें लिखें बच्चों। हाँ तो बच्चों यकृत यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। 2 भागों में विभाजित आती है बच्चों, 2 पालियों में विभाजित होती है, ठीक है ना। यकृत में 1 लाख यकृत पालिकाएं पाई जाती हैं, या यकृत करीब 1 लाख पालिकाओं से निर्मित होता है। इन पालिकाओं को यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। आगे यकृत में आपको मैंने बता दिया पित्तरस का निर्माण होता है। पित्तरस कहाँ पे संग्रहित रहता है बच्चों? एक थैलीनुमा संरचना में संग्रहित रहता है, जिसको क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। और पित्तरस का कार्य क्या होता है? वसा का पायसीकरण करना, ठीक है ना। पायसीकरण करता है, अर्थात वसा की जो बड़ी गोलिकाएं होती हैं उनको छोटी छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। ये हो गई बच्चों यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि इस तरह से कार्य करती है, इस तरह से पित्तरस का स्रावित करती है, जो भोजन के वसा भोजन का घटक होता है वसा, उसको पचाने में सहायता करता है। आगे तीसरी ग्रंथि है बच्चों, हेडिंग डालें अग्नाशय ग्रंथि। हाँ तो बच्चों C नंबर की ग्रंथि है बच्चों अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय या अग्नाशयी ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि देखो, अग्नाशय ग्रंथि बच्चों 2 तरह से कार्य करती है। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है बच्चों अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है, और बच्चों बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती है तो बच्चों ग्रंथि पर 2 तरह से कार्य करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि, तो अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कैसे कार्य करती है?
जो भी स्राव करेगी, हार्मोन स्राव करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में हार्मोनों को स्रावित करती है। किसको स्रावित करती है बच्चों? हार्मोन। हार्मोन क्या होते हैं बच्चों? एक तरह से प्रोटीन होते हैं। ये डायरेक्ट नलियों में प्रवाहित किए जाते हैं, नलियों में स्रावित किए जाते हैं, ठीक है ना। ऐसी ग्रंथियां जो अपने स्राव को डायरेक्ट या सीधे ही नलियों में स्रावित करती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोनों को स्रावित करती हैं, ठीक है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब समझ गए? अपने स्राव को डायरेक्ट किस में स्रावित करेंगी? नलियों में, ठीक है। क्या स्रावित करेंगी? हार्मोन। तो अग्नाशय ग्रंथि जो होती है 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है बच्चों। एक तो इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है और दूसरा हार्मोन होता है ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन, ये 2 हार्मोन स्रावित करती है अग्नाशय ग्रंथि। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है और ग्लूकेगॉन हार्मोन क्या करता है, ठीक है ना बच्चों। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? हमारे रुधिर में स्टार्च के लेवल को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है बेटा? स्टार्च के लेवल को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। स्टार्च अगर हमारे रुधिर में अधिक हो गया तो उसको कम करता है, ठीक है ना। और ग्लूकेगॉन क्या करता है बच्चों? स्टार्च की मात्रा को बढ़ाता है। सॉरी, स्टार्च नहीं बच्चों, शर्करा, सॉरी मिस्टेक हो गई, शर्करा। इंसुलिन क्या करता है? शर्करा के लेवल को कम करता है, ठीक है ना। और ग्लूकेगॉन क्या करता है? शर्करा अगर कम हो गई तो उसको बढ़ाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों हार्मोन जो होते हैं साथ साथ रहकर कार्य करते हैं। इन दोनों का एक ही कार्य हो गया कि हमारे रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, ठीक है ना। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई तो बच्चों शर्करा को घटाएगा कौन? कोई नहीं घटाएगा। रुधिर में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाएगी और मधुमेह रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? मधुमेह रोग, ठीक है ना। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो शर्करा का लेवल ब्लड में बहुत अधिक हो जाता है, जिसको शुगर की बीमारी कहते हैं, मधुमेह रोग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों हार्मोन जो होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बहिस्रावी ग्रंथि का मतलब होता है ऐसी ग्रंथियां जो अपने द्वारा स्रावित पदार्थों को नलियों में नहीं छोड़ती हैं बच्चों, डायरेक्ट स्रावित करती हैं। अब बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा एंजाइम स्रावित किए जाते हैं। क्या स्रावित किए जाते हैं बच्चों? एंजाइम। अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा अनेक प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया बच्चों, लाइपेज एंजाइम हो गया बच्चों, न्यूक्लिएजेज एंजाइम हो गया बच्चों, ठीक है ना, कार्बोक्सिलेज एंजाइम हो गया। अनेक प्रकार के एंजाइम स्रावित इससे भी होते हैं, ठीक है ना। ये एंजाइम क्या करते हैं? भोजन को पचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर रुधिर में इंसुलिन की कमी हो गई, इंसुलिन की कमी होगी तो क्या होगा? शुगर या मधुमेह रोग हो जाएगा। क्यों? मैंने आपको कारण बता दिया, ठीक है ना। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है शरीर की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। आमाशय के जस्ट नीचे पाई जाती है। आप देखना इसको चित्र में देखो बच्चों, आमाशय के जस्ट नीचे पाई जाती है, ठीक है ना। तो लिखें बच्चों इसके बारे में। हाँ तो बच्चों, यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है ना। अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में इंसुलिन ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन स्रावित करती है और जबकि बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में अग्नाशयी रस स्रावित करती है। इस अग्नाशयी रस में बच्चों अनेक एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन, लाइपेज एमाइलेज एंजाइम जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं, ठीक है ना। इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई तो मधुमेह रोग हो जाएगा। यदि बच्चों इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई तो कौन सा रोग होगा? मधुमेह रोग होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि इंसुलिन हार्मोन की अधिकता हो गई तो कौन सा रोग होगा बच्चों? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। धन्यवाद।